मैं महाराष्ट्रियन हूँ, मुझे मिर्जापुर का एक कैरेक्टर दिया है, विदाउट ऑडिशन मुझे कैसे दिया? ये बहुत इंटरेस्टिंग किस्सा है कि मैंने दृश्यम 2 देखी नहीं। एक हफ्ते बाद मुझे कॉल आया कि दृश्यम 2 आ रही है और उसके लिए एक किरदार के लिए आपको ऑडिशन करना है। मैंने दूसरे ही रोल के लिए ऑडिशन दिया। अंडरकॉप एजेंट होता है जो शराबी है, तो उसका ऑडिशन मैंने दिया था। अजय सर के साथ मैंने एक ही दिन शूट किया क्योंकि हमारे 2 ही सीन्स थे। मराठी फिल्म के लिए एज ए लीड मुझे कहीं सजेस्ट कर दिया। लीड के लिए मैं छोटा दिख रहा था, इसलिए सेकंड लीड फिल्म मिल गई। एक फ्लैट में हम 9-10 लोग रहते थे, तो मतलब लिटरली हम ऐसे सोते थे। लोकल की तो मुझे अभी भी आदत नहीं है। मराठी तो अभिमान है, उधर तो काम करना ही है, लेकिन ऑफ कोर्स हिंदी भी है। किसी डायरेक्टर से या किसी सीनियर से कोई डांट पड़ी या फटकार लगी? पहले गालियां पड़ी कि अरे ये क्या कर रहा है, इतना आंख मत हिला। तब मैं बहुत रोया था, बहुत रोया था। Do you want to join films? Don't know how? Watch and subscribe now. Join Films YouTube channel for thousands of free video lessons on how to join films. हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू फिल्मी फंडे, joinfilms.com। मैं हूं आपका अपना वीरेंद्र राठौर और आप देख रहे हैं बॉलीवुड का गूगल, जॉइन फिल्म्स यूट्यूब चैनल। फिल्म, थिएटर, कोई भी माध्यम हो, लेकिन एक कला की अभिव्यक्ति के लिए हर माध्यम बहुत सशक्त होता है। मेरे साथ ऐसे ही कलाकार मौजूद हैं, सिद्धार्थ बोड़की, जो कि जेनुइन में आपको दिखे, बहुत सारी वेब सीरीज में दिखे हैं, सीरियल्स में दिखे हैं। उनकी जर्नी भी बहुत कमाल की रही है, बहुत उतार चढ़ाव रहे हैं, बहुत इंटरेस्टिंग है और उसके बारे में बात करेंगे आज के पॉडकास्ट में। वेलकम टू जॉइन फिल्म। हाय, थैंक यू सो मच। सिद्धार्थ, सबसे पहले शुरुआत करते हैं जेएनयू से। ओके। ये ना वैसे भी 2 साल से ये जो नाम है, ये जो इनिशियल है, ये बहुत ज्यादा कंट्रोवर्शियल रहा है, पॉलिटिकल रहा है और सोसाइटी में तो खैर जेएनयू का शुरू से बहुत इम्पैक्ट रहा है और यूथ में खास तौर से। सही है। आपके लिए कितना इम्पोर्टेंट है और कैसे? मेरे लिए तो ये बहुत ही इंटरेस्टिंग अपॉर्चुनिटी थी, जहांगीर नेशनल यूनिवर्सिटी। ये फिल्म जब विनय सर, हमारे डायरेक्टर जो है, निर्देशक, उन्होंने मुझे सुनाई, तो ये मेरी वैसे बॉलीवुड की अगर कही जाए तो ये पहली एज ए लीड कैरेक्टर मुझे मिल रहा था। तो बतौर आर्टिस्ट तो ये मेरे लिए बहुत बड़ी बात थी। दूसरी चीज़ स्क्रिप्ट में इंटरेस्टिंग थी कि मैं बेसिकली महाराष्ट्रियन हूँ, तो ये जो कैरेक्टर था, ये किरदार जो था, ये मिर्ज़ापुर से आया हुआ किरदार था। तो वो भाषा का एक बहुत बड़ा चैलेंज था, क्योंकि सिर्फ हिंदी नहीं थी, उसके हिंदी पर उसके संस्कार थे, उधर का उसकी छाप थी मिर्ज़ापुर, और वो वैसी लैंग्वेज थी। दूसरी बात, इसका स्टूडेंट पॉलिटिक्स ये एक सब्जेक्ट था जो मैं जब कॉलेज में था, ये स्टूडेंट पॉलिटिक्स मैं आई वाज अ स्पेक्टेटर, मैं दूर से देखता था कि ये चलती है, इन्वॉल्व नहीं थे। हाँ, इन्वॉल्व नहीं था, मतलब था ही नहीं। तो वो स्पेस को एक्सप्लोर करना, उस स्पेस को एक्सप्लोर करना भी एक चैलेंज था। तो ये जब एक अपॉर्चुनिटी मेरे पास आई, तो मेरे लिए तो बहुत टेम्पटिंग था, तो ना बोलना ये कुछ था ही नहीं। और मुझे लगता है कि जब हम आउटसाइडर्स जो होते हैं या जो यहाँ मुंबई में आते हैं काम करने के लिए, उनके पास वो लग्जरी होती नहीं है कि यार ये नहीं करूँगा, वो नहीं करूँगा। एवरी अपॉर्चुनिटी माइट बी दैट अपॉर्चुनिटी कि यार इससे अपना कुछ हो जाए। तो और ये बहुत ही इंटरेस्टिंग लगा, इसलिए ना बोलने का सवाल नहीं था। तो मैंने तो बहुत एंजॉय किया, आई वॉज वेरी हैप्पी। ओके, ये सब्जेक्ट जो एक तरह से कंट्रोवर्सी हुई थी जेएनयू को लेकर, और उससे बहुत बड़े बड़े पॉलिटिकल लीडर भी बन गए और अब तो संसद में भी पहुंचे हैं, तो उससे कितना मिलता जुलता सब्जेक्ट था या उससे बिल्कुल अलग था? ये इंस्पायर्ड था ऑफ कोर्स कुछ इवेंट से, लेकिन मेनली एक जो आइडियोलॉजी होती है कि लेफ्ट वर्सेस राइट, ये जो मेन 2 आइडियोलॉजीज है, तो एक हमारे राइटर डायरेक्टर का उनका एक पॉइंट ऑफ व्यू था। उनके नज़रिए से ये 2 फिलोसफीज जो है, ये जो आइडियोलॉजीज जो है, वो कॉलेज में कैसे होती है, ये इनका पॉइंट ऑफ व्यू था। दैट्स इट। ओके, एज ए पर्सन हमारी अपनी एक आइडियोलॉजी होती है, फिलॉसफी होती है, 2 कैरेक्टर की अपनी आइडियोलॉजी, फिलॉसफी होती है। सही। तो एज ए सिद्धार्थ, आपकी जो आइडियोलॉजी थी और इस कैरेक्टर की आइडियोलॉजी थी, कितनी सिमिलरिटी थी और कितनी अलग बात थी? नहीं, मुझे लगता है कि इसमें मैंने जो किरदार किया है वो एक्सट्रीमिस्ट है। ओके, ठीक है, एक एक्सट्रीम। और मैं सिद्धार्थ, मैं वैसे मैं बहुत जेन्युइनली बोल रहा हूँ कि मुझे लगता है मैं बहुत न्यूट्रल हूँ और किसी भी एक एक्सट्रीमिटी में मैं बिलीव नहीं करता हूँ। ओके, लेकिन मैं न्यूट्रल हूँ, आज बोल रहा हूँ, लेकिन मैं एक्सप्लोर कर रहा हूँ। मेरे बिलीव जो है या मेरी आइडियोलॉजी क्या है, ये मैं अभी भी फिगर आउट करने की कोशिश कर रहा हूँ। बदलती रहती है, सबकी बदलती रहती है। तो मैं तो उस ट्रांजिशन में हूँ,
तो मुझे लगता है कि मेरी अपनी आइडियोलॉजी बाहर रख के कैरेक्टर को कैरेक्टर की जो आइडियोलॉजी है और स्क्रिप्ट में जो दिखाया गया है उसको जेन्युइन रहना, ये मुझे लगता है बतौर एक्टर हमारी रिस्पॉन्सिबिलिटी होती है। पर यही चैलेंज भी है, बहुत चैलेंज है। आप अपनी आइडियोलॉजी के साथ सिद्धार्थ जीते हैं, Exactly, और उसी के साथ exactly. आपकी पूरी अपब्रिंगिंग होती है। Exactly. ऐसे में एक करेक्टर आता है, उसको एक्सेप्ट कर लेना कि यार ये भी हो सकता है, ये भी इसकी सच्चाई हो सकती है, और फिर जब तक आप उसको एक्सेप्ट नहीं करोगे, आप वो डिलीवर नहीं कर पाओगे, डिलीवर नहीं कर Yes, पाओगे। yes. तो उसको कैसे मैच करा फिर? बट मुझे लगता है वही ब्यूटी है ना, वही चैलेंज है। मुझे लगता है वही किक होती है एक्टर की कि यार ऐसा एक रोल आया है और उसकी दुनिया ही अलग है, उसकी फिलोसफीज अलग है, उसका बोलना अलग है, उसके बैकग्राउंड अलग है, उसकी फैमिली अलग है, तो उसका सोशियो पॉलिटिकल स्टेटस अलग है। तो इन सारी चीजों को एक्सप्लोर करके जो डिलीवर करना होता है, वही मुझे लगता है इस क्राफ्ट की ब्यूटी है। तो उससे प्रॉब्लम तो मुझे कभी होती नहीं है। मुझे लगता है कि वही, मुझे लगता है किसी एक्टर को वही तो टेम्प्ट करता है कि यार ये मैं तो नहीं हूं, तो मैं जो नहीं हूं उसको एक्सप्लोर करना जो है। तो मुझे लगा कि मुझे डिफिकल्टीज तो डेफिनेटली नहीं हुई। हाँ, जैसे मैंने कहा कि सिद्धार्थ एक्सप्लोर कर रहा है कि उसकी आइडियोलॉजी क्या है एग्जैक्टली, तो मुझे दोनों पॉइंट ऑफ व्यूज उस फिल्म के दौरान समझ रहे थे, तो वो मुझे बहुत टेम्पटिंग लग रहा था कि अरे इट वाज अ लर्निंग प्रोसेस, डेफिनेटली इट वाज अ वेरी इंटरेस्टिंग लर्निंग प्रोसेस फॉर मी। जो आपका सिलेक्शन हुआ, तो आपने ऑडिशन दिया होगा? नहीं, सर ने मेरा लास्ट उसके पहले वाला काम देखा था, दृश्यम 2, तो उन्होंने बुलाया था। उन्होंने मुझे मालूम नहीं, वो बहुत ही उन्होंने मेरा सिर्फ एक ही काम देखा था, और वो कैरेक्टर गोवन कैरेक्टर था दृश्यम में। और उन्होंने बुलाया, उन्होंने मुझे ये मिर्जापुर का कैरेक्टर विजुलाइज किया था जो, और मुझे भी, मैंने ना फिल्म खत्म होने के बाद सर को पूछा था कि सर आपने मेरा ना काम नहीं देखा था, एक ही काम देखा था, मैं महाराष्ट्रियन हूँ और आपने मुझे मिर्जापुर का एक कैरेक्टर दिया है, और ये ऐसा तो आपने कैसे इमेजिन किया, ये आपने विदाउट ऑडिशन मुझे कैसे दिया? तो उनको लगा कि यार मैं जब तुझे मिला, मुझे वो वाइब मैच हो गई, मुझे लगा ये कर पाएगा, एक काम तो देखा ही था, तो मुझे लगा ये कर लेगा तू। तो इसलिए मुझे वो एक वाइब मैच हो गई, वो एक ट्रस्ट था, इसलिए मैंने दे दिया। वो एक बिलीव आया, बिलीव कनेक्शन आया आया वो मीटिंग में जब हम मिले और जब मैंने नरेशन लिया। तो या आई एम ग्रेटफुल कि सर को ऐसा लगा, इसलिए मुझे इतना सुंदर कैरेक्टर करने का तो मौका मिला। दृश्यम 2 में जब आपने काम किया, अब उसमें मेन लीड में दिखते हैं, सेंट्रल कैरेक्टर दिखते हैं, अजय देवगन दिखते हैं, तब्बू दिखते हैं। वो फिल्म पहले से ही एक फ्रेंचाइजी फिल्म है जो बहुत बड़ी हिट फिल्म है। राइट। उसमें इस बार आपको किरदार मिला जो सब कुछ करवाता है, है ना, फिर से शुरू करवाता है। लेकिन उस रोल में आपको दिखा था कि इतना पोटेंशियल है जो आप रजिस्टर कर पाओगे और कल को उससे भी काम मिलेगा? बट टू बी ऑनेस्ट, मैं, ये बहुत इंटरेस्टिंग किस्सा है कि मैंने दृश्यम 2 देखी ही नहीं थी, ओके। और फिर मैं और मेरी तब गर्लफ्रेंड थी, अब वाइफ है, तो लॉकडाउन था और लॉकडाउन जस्ट खत्म हुआ था, तो उन्होंने बोला कि यार चलो, और उन्होंने 4-5 बार देखी थी, उसकी सिस्टर, मेरे एक और फ्रेंड, और उन्होंने 4-5 बार देखी थी उसको। दृश्यम का उतना वो फ्रेंचाइज का उतना फैन फॉलोइंग है, तो उन्होंने बोला वापस वो देखते हैं। तो मैंने बोला कि मैंने देखी नहीं है। तो उसने नहीं देखी तो देन यू हैव टू वॉच, अभी तो यही देखनी है। और मैंने वो फिल्म देखी, ऑफ कोर्स मुझे बहुत पसंद आई, और यू वोंट बिलीव, एक हफ्ते बाद मुझे कॉल आया कि दृश्यम 2 आ रही है और उसके लिए एक किरदार के लिए आपको ऑडिशन करना है। विकी सिदाना सर की कास्टिंग एजेंसी से वो ऑडिशन आया, तो मैंने दूसरे ही रोल के लिए ऑडिशन दिया था। अच्छा। हाँ, तो वो, और मुझे वो ऑडिशन करने में बहुत मजा आया था। वो जो उसमें अंडरकॉप एजेंट होता है जो शराबी है दिखाया, लेकिन वो होता है अंडरकॉप एजेंट, ये मतलब पुलिस होता है अंडरकवर, तो उसका ऑडिशन मैंने दिया था और मुझे बहुत मजा आया था। और फिर मैं सिलेक्ट हो गया, और उन्होंने मुझे, डायरेक्टर ने, अभिषेक ने मिलने बुलाया, और उसने बोला कि यार हमें ना तू एक और रोल का ऑडिशन कर। तो मुझे लगा यार ये तो अच्छा था, मुझे मजा भी आया था, और ये कौन सा रोल है मुझे मालूम नहीं, नहीं वी वांट यू टू ऑडिशन फॉर दैट अनदर रोल। तो ठीक है, मैंने वो भी कर दिया, पर मुझे मालूम नहीं था कि वो रोल कौन सा है, क्या है, उसकी क्या अहमियत है स्क्रिप्ट में। वो ऑडिशन करते वक्त तो मालूम नहीं था। फिर उसका भी सिलेक्शन हो गया। फिर उन्होंने बोला कि यार ये बहुत इंपॉर्टेंट रोल है, यही है कि जो सब कुछ देखता है, बताता है। फिर भी मुझे पूरी स्क्रिप्ट मालूम नहीं थी, मुझे मेरे साइड्स मिले थे सिर्फ। तो मैंने जो पूरी, आपको ऊपर नहीं की गई? नहीं, मुझे सिर्फ मेरे सीन्स मेरे पास थे। तो यार मुझे स्टोरी भी मालूम नहीं थी, मुझे क्या होने वाला है आगे वो भी मालूम नहीं था। मुझे बस ये मालूम था कि यार मैं वो बंदा हूँ कि जिसने वो देखा है,
और मेरे क्योंकि सीन्स ऑफ कोर्स पड़े थे, तो मैंने जब फिल्म पूरी देखी ना तब मुझे समझ में आया अच्छा ये इतना इंपॉर्टेंट कैरेक्टर था। लेकिन वो कैरेक्टर मतलब पहले मुझे थोड़ा सा लगा था कि यार मुझे वो करना था, लेकिन आई एम ग्लैड कि मुझे ये अपॉर्चुनिटी मिली। और उसके बाद तो बहुत सारी चीजें बदल गई मेरे लिए कि बहुत अच्छे अच्छे अपॉर्चुनिटीज आने लगी मेरे पास। सो यू नेवर नो कि कौन सा एक रोल या कौन सा तुम्हारा एक छोटा सा काम या बड़ा काम तुम्हारे जिंदगी में क्या कर सकता है। तो जो हरिवंश राय बच्चन जी ने कहा था कि जो आपके मन का हो तो अच्छा है, ना हो तो और भी ज्यादा अच्छा है, क्योंकि फिर वो उसके मन का होता है। Exactly. तो जो दृश्यम पहला था, मतलब पहला ऑडिशन था, वो अलग था, ये अच्छा लग रहा था, है ना। और वो भी खैर बहुत अच्छा रोल था। हाँ। लेकिन अभी अगर मैं देखता हूँ एज एन एक्टर हम बहुत ग्रीडी होते, तो नहीं यार अच्छा हुआ मुझे यही मिला। तो उसमें आपको मौका मिला अजय देवगन जी के साथ काम करने का, जिनको बारे में कहा जाता है इतने सालों से वो इंडस्ट्री में है। Yes. और एक कमाल कर रहा है वो एज एन एक्टर, एज ए पर्सन, डिसिप्लिन के मामले में हो या कैरेक्टर को प्ले करने के मामले में हो, हर तरह के रोल में बड़े फकते हैं। एज ए पर्सन आपका कितना जुड़ाव रहा और क्या इन्वॉल्वमेंट रहा? अजय सर के साथ मैंने एक ही दिन शूट किया था। ओके। क्योंकि हमारे 2 ही सीन्स थे पूरे फिल्म में। मैं बहुत ऑफ कोर्स बहुत एक्साइटेड था कि सर के साथ काम करना है। तो वो आए तो उनकी एनर्जी अलग है यार, यू फील समथिंग कि यार कोई आ रहा है। अच्छा। हाँ, समवन इज देयर, समवन इज कमिंग। वो आने के बाद अपने को एक्टर्स को या सेट पे आने पे वो बहुत ही कंफर्टेबल कर देते हैं। उनकी वाइब वैसी है, लेकिन थरो प्रोफेशनल। मतलब उनको वो टेक्निकली अमेजिंगली स्ट्रांग है। उनका कैरेक्टर, उनकी स्क्रिप्ट वो वेल प्रिपेयर्ड आते हैं। एक भी ऐसा शॉट नहीं था कि उनकी वजह से कुछ रीटेक, मैं तो बहुत छोटी सी बात कर रहा हूँ रीटेक की, लेकिन वो एक प्रोफेशनलिज्म और इतने साल का जो तजुर्बा है काम करके, वो उनके प्रेजेंस में समझ जाता है। और मुझे तब्बू मैम है या अजय सर है, इन लोगों के साथ सीन करने का मौका मिला, तो एक मेरा एक्सट्रैक्ट ये है ऑब्जर्वेशन का कि लोग बहुत बड़े हैं, ये स्टार्स है आज, पर उसका रीजन है और उनकी जो मेहनत है, उनका एक्सपीरियंस है, उनके सिर्फ बैठने में भी दिखता है, उनके सेट पे होने पर भी दिखता है। तो वो बहुत इंस्पायरिंग था यार मेरे लिए। राइट। Yes. मतलब उसके पीछे की जो लगन है, जो मेहनत है, हम लोग को दिखता है कि सब वो परफॉर्मेंस, वो डायलॉग बाजी, लेकिन उसके पीछे की तैयारी शायद हम नहीं देख पाते जो आपने देखी होगी। Exactly. तो वो अमेजिंग है, फैसिनेटिंग, अच्छा, इंस्पायरिंग ही है। सही बात है। और तब्बू के लिए भी बोला जाता है कि स्क्रीन पे जब वो दिखती हैं तो उनका प्रेजेंस अनोखा ही होता है, लेकिन जब वो करती हैं तो लगता है जैसे कुछ कर ही नहीं रही है। 101% यही मेरे साथ हुआ था कि मुझे एक तो वो बहुत पसंद है सब, मतलब मैं आई वाज मेस्मराइज्ड एंड आई वाज वेरी एक्साइटेड कि उनके साथ सीन है। तो सीन हुआ और मेरा वो सीन है कि मैं बोलता हूँ कि हाँ ये इधर ही है, नीचे ही है, आप जहाँ बैठे हो। और 3 कैमरा या 4 कैमरा सेटअप था और तब्बू मैम के यहाँ थी मेरे। तो मैंने उनको देखा और उन्होंने कुछ ज्यादा रिएक्ट नहीं किया, ऐसा मुझे लगा। ठीक है कि या मैं सीन में था, मैं समझ नहीं पाया, इसलिए मैं जानबूझ के उनका वो क्लोज देखने गया कि ये क्या उन्होंने क्या किया है, बिकॉज आई वॉज वेरी क्यूरियस। क्योंकि वो उस कैरेक्टर के लिए वो मोमेंट था कि यार उनका बेटा इधर है और मिल गया है, एक मतलब दृश्यम में अगर आपने देखा तो बहुत एक माँ के लिए बहुत ही उनका पूरा चेज जो है, जो क्वेस्ट है, वो उधर उनको उनके सारे सवालों का जवाब मिल रहा है। तो मुझे इधर इतना महसूस नहीं हुआ, लेकिन मैंने जब उनका क्लोज जाके देखा तो उन्होंने एक स्लाइट आंखों की कुछ मूवमेंट की थी, बहुत स्लाइट था वो, लेकिन वो इतना इम्पैक्टफुल था। सो द लेस इज मोर वाला जो फंडा है वो ऐसा मैंने देखा एंड आई वाज मेस्मराइज्ड कि यार, और ये एक्सपीरियंस है, वो ये इतने सालों का तजुर्बा है और ये उनका टैलेंट है कि इतनी ही चीज की होगी मिनिमल, लेकिन उसका इम्पैक्ट अगर जब हम स्क्रीन पे देखें तो इट्स ब्यूटीफुल। राइट। तो स्क्रीन पे इसलिए कहते हैं कि जो आंखों से एक्सप्रेस किया जाता है वो सबसे ज्यादा वैल्यूबल होता है, और इसलिए शायद मेन टूल भी कहते हैं कि वॉइस एंड आईज है कैमरे के लिए। एग्जैक्टली। और मुझे सामने देखते वक्त ऑफ कोर्स मुझे फील हुआ कि उनको कुछ फील हुआ है, लेकिन इतना नजर नहीं आया, मतलब पर जितना कैमरा में वो दिख रहा था ना, तो वो कुछ अलग था। तो मुझे यही बहुत पसंद आया कि ये तुम बहुत साल काम करके, शिद्दत से काम करके ही कमा सकते हो, और वो एक होता है नेचुरली। तो वो लर्निंग था। ओके, यहाँ से चलते हैं फ्लैशबैक में। ओके।
फ्लैशबैक में वहां पे जहां पे सिद्धार्थ को मजा आ रहा था या ये मौका मिला था, ये सोचा था कि यार चलो यार एक्टर बनते हैं। अच्छा, हाँ, ये कब था? ये तो मैं ना 5th स्टैंडर्ड में था। ओके, एक्टर बनते हैं मैं नहीं कहूँगा, मैं शुरुआत कहूँगा। मैं 5th स्टैंडर्ड में था, एक जो समर वेकेशन स्टार्ट हो गए थे तो पापा ने कुछ ये देखा। मैं ना तब तक कुछ पोइट्री कंपटीशन हो गया या ऐसे कुछ कंपटीशन में स्कूल में टाइम पास के लिए आई यूज्ड टू पार्टिसिपेट। तो पापा ने कहा कि यार ये एक एक्टिंग वर्कशॉप है, जाएगा? मैंने बोला हाँ जाऊँगा। और मैं गया, उधर से माई लाइफ चेंज, बिकॉज तब मैंने सीरियसली थिएटर के एक्सरसाइजेस और वो सारी चीज़ें, इम्प्रोवाइजेशंस, ये मैं वो 10 दिन का वर्कशॉप था, मुझे बहुत मज़ा आया। और फिर सिद्धार्थ ताहिरे जो मेरे पहले गुरु थे, मेरे सर थे उधर के इस वर्कशॉप के, वो एक कमर्शियल प्ले करने वाले थे उन्हीं बच्चों को लेके, उनमें से कुछ बच्चों को लेके। तो उन्होंने मेरा फर्स्ट इम्प्रोवाइजेशन देख के मुझे बोला था कि मैं जो वो श्याम चियाई नाटक कर रहा हूँ, श्याम चियाई ये बहुत ही फेमस किताब है सानी गुरुजी की, तो उनकी बचपन की कहानी है। तो उन्होंने बोला कि वो रोल तू कर रहा है। मैं खुश हो गया और तब से वो, जब मैंने शोज करने से उसके मैंने कुछ 550 शोज किए। तो वो शोज करते करते फिर मजा आने लगा। मैं स्कूल में एक्चुअली इन सारी चीजों में पार्टिसिपेट इसीलिए करता था कि मुझे वो लेक्चर्स में ना बैठना पड़े। हाँ, मतलब वहां बैठना पड़ा और यहाँ का मजा ले पाऊं। हाँ, मतलब एस्केप करने के लिए उधर से वाज द फर्स्ट रीजन ये करने के लिए। लेकिन वो करते करते फिर मजा आने लगा। और फिर जब मैं 11th में मैंने थिएटर स्टार्ट किया, एक्सपेरिमेंटल थिएटर, मेरा ग्रुप मुझे मिला, तब तो वो चस्का लग गया। तब हम सिर्फ करते ही नहीं थे, हम वहां से नासिक से पृथ्वी में सिर्फ नाटक देखने आते थे, नाटक देख के वापस चले जाते थे। तो वो फिर वो वहां से वो पैशन सीरियस हो गया। ओके, तो जब फैमिली ने ही पहले आपको बोला कि आप जाओ वर्कशॉप अटेंड करो, तो जाहिर सी बात है कि फैमिली का तो फुल सपोर्ट था। फुल सपोर्ट था। आई वाज ब्लेस्ड, आई एम ब्लेस्ड कि मुझे कभी रोका नहीं उस चीज के लिए। ज्यादा से ज्यादा मुझे उन्होंने सपोर्ट ही किया। मेरे नाना जो है वो राइटर है, तो हर मुकाम पे वो थे, वो है, तो वो हमेशा पुश करते रहते थे, वो सिखाते थे। तो उनका बहुत फायदा हुआ है, उनकी वजह से ही एक्चुअली ये सारी चीजें हो पाई है। तो वहां से जब आप निकले और मुंबई के लिए जब सोचा या फिल्म इंडस्ट्री के लिए जब सोचा, तो वो मोमेंट क्या था, कैसे तय किया और उस टाइम पे क्या क्या तैयारी सोची आपने, क्या क्या करने का सोचा? मुंबई आना, मतलब मुंबई में आता रहता था, कुछ काम हो या हमारे शोज हो, कंपटीशन हो, इंटर कॉलेज कंपटीशन वगैरह, तो मैं वैसे आता था या नाटक देखने आता था। तो मैं नासिक में एक वर्कशॉप कर रहा था। ऋषिकेश जोशी करके एक एक्टर है जो NSD से है, जो बहुत अच्छे एक्टर है, उनकी एक वर्कशॉप थी। तो वो हम नासिक में कर रहे थे और उन्होंने कुछ एक इम्प्रोवाइजेशन करने बोला। उनको मेरी इम्प्रोवाइजेशन पसंद आई और उन्होंने एक मराठी फिल्म के लिए एज ए लीड मुझे कहीं सजेस्ट कर दिया। और उधर से मुझे फ़ोन आया कि सर ने आपका नाम सजेस्ट किया है, आप मिलने आ जाइए। तो फिर मुझे चीज़ें बदलती हुई नजर आई कि अरे बाप रे, ये सीरियस हो रहा है क्या? फिल्म में जाना कभी दिमाग में नहीं था। उसी को एंजॉय कर रहे थे। हाँ, थिएटर कर रहे थे, थिएटर एंजॉय कर रहे थे, करते हैं। लेकिन फिल्मों का उस फोन कॉल के बाद ऐसा हुआ कि अरे नहीं, आपको बुलाया। फिर मैं उधर गया, वो फिल्म लीड के लिए मैं छोटा दिख रहा था, इसलिए सेकंड लीड फिल्म मिल गई। फिर मैंने वो कैमरा के सामने काम किया। फिर मुझे लगने लगा कि यार ये तो और अलग है, ये इसकी ब्यूटी और अलग है। फिर मैंने सीरियल्स की। तो जब मैंने सीरियल, मुझे पहली मेरी सीरियल मिल गई टेलीविजन, तब तो आना ही पड़ा कि अब तो रोज शूट होगा। तब मैंने मतलब फैसला लिया, ऐसा नहीं, आई हैड नो चॉइस। मुझे अप डाउन करना नासिक से तो पॉसिबल नहीं था, तो मैं आ गया इधर। और तब मैंने आपसे कहा था कि मुंबई मुझे पसंद नहीं आती थी, क्योंकि मेरे रूट्स नासिक के थे, नासिक की आदत थी, मम्मी पापा उधर थे। तो फिर वो और इधर आके रहना, एक नया शहर। लेकिन मुंबई के बारे में जैसे बोलते हैं, ये बहुत खूबसूरत शहर है, ये सबको अपना लेता है। और वैसे ही अभी मैं मुंबई के सिवा रह नहीं पाता हूँ। तो तब मैंने डिसाइड किया, वो जब मुझे पहली सीरियल मिली, कमिंग बैक टू योर क्वेश्चन, कि अब जाना पड़ेगा। और जब मैं यहाँ आया तो प्रिपरेशन, जैसे जैसे मैं काम करता गया, वैसे वैसे चैलेंजेस आते गए, आते हैं, वो वैसे मैं ओवरकम कर लेता हूँ।
आपने कहा मुंबई सबको अपनाती है, ये बात तो सच है, लेकिन मुंबई पहले आजमाती भी है। बहुत वो आजमाइश कैसी थी? आजमाइश तो बहुत, मतलब मैं नासिक से हूँ। नासिक में वैसे भी घर बहुत बड़े होते हैं। हाँ, यहाँ के वही छोटे। हाँ, तो बहुत बड़े घर में रहने की आदत थी। आई वॉज अ सिंगल चाइल्ड, पैम्पर्ड, सब चीज़ें हाथ में मिलती थी। कभी हॉस्टल में गया नहीं था, ऐसा कुछ नहीं था। स्कूल कॉलेज घर के पास में ही था। सो अब एकदम सिक्योर्ड एटमॉस्फेयर में लाडला जो होता है, राजा बाबू, या तो वैसा था। मुंबई गया तो छोटे फ्लैट्स, एक फ्लैट में हम 9-10 लोग रहते थे, तो वो मेरे लिए सफोकेशन था कि यार, क्योंकि मैंने ऐसा कभी देखा ही नहीं था। या मुंबई की ट्रैफिक, लोकल की तो मुझे अभी भी आदत नहीं है, तो मैं वो तो नहीं कर पाया। लेकिन उधर रहना, वो सारे पते ढूंढना, ऑडिशन देना, ये सारी जो चैलेंजेस एकदम से आ गई ना, तो वो चैलेंजिंग था। मतलब मैं जो 10 लोग हम सोते थे, तो मतलब लिटरली हम ऐसे सोते थे उस रूम में। तो वो मुझे ऐसा लगता था कि यार ये क्या है, मैं ये यहाँ क्यों रह रहा हूँ। लेकिन फिर धीरे धीरे वो रहना बहुत कम हो जाता है, लेकिन तुम्हारा काम तुम्हें अट्रैक्ट करते रहता है, या तुम्हें अपॉर्चुनिटीज दिखने लगती है, तुम्हारे सपने बड़े हो जाते हैं, और जैसे तुम्हारे सपने बड़े होते हैं तुम और मेहनत लेते जाते हो, मुझे लगता है। तो वही हुआ, और फिर धीरे धीरे चीजें बदलती है अगर तुम मेहनत लो, जो बदल रही है धीरे धीरे धीरे। राइट, बट वो दिन बहुत जरूरी होते हैं, जैसे आपने सही कहा कि वो मुंबई आजमाती है। फिर धीरे मैंने फिर 1 आवर के लिए मैं अकेला रहने लगा। फिर वो अपना, मैंने वो छोटा हो फिर घर बनाया, मम्मी पापा आते थे, फिर वो धीरे धीरे मुंबई पसंद आने लगी। वो पहले एक ऐड का स्लोगन था ना, उसी के हिसाब से बोल सकते हैं कि जो अपने काम से वाकई करते हैं प्यार, वो आजमाइश से क्यों करेंगे इनकार। सही है, आजमाइश तो देनी सही है। पड़ेगी। तो काम जो वो, ये आपका कोड भी बहुत सुंदर है। हाँ, तो यही है, राइट, कला ही कर्म है, कला ही धर्म है, कला ही यथार्थ संसार। ओके, इसके बाद आपने मीडियम सारे देखे, मतलब ओटीटी भी देखा, टीवी भी देखा, फिल्म भी देखा। इन तीनों मीडियम में जब जाते हो तो आपकी अप्रोच एज एन एक्टर अलग होती है या सेम ही होती है? नहीं, मतलब ऐसा कुछ अप्रोच नहीं बदलता, शायद कुछ टेक्निक्स बदल जाए। मैं टेक्निक भी नहीं कहूँगा, क्योंकि मुझे लगता है कि मैं थिएटर भी करता हूँ, तो एक ना बीच में एक ऐसी फेज आई थी जब मैं थिएटर करता था, मुझे ना सर रियलिस्टिक ये वर्ड इंट्रोड्यूस हो कि रियलिस्टिक काम करना है, रियलिस्टिक काम करना है। तो ये मुझे ना हमेशा, मैं अगर कुछ डायलॉग लेता था ना, तो मुझे लगता था, ये मेरी प्रोसेस होती थी कि मैं अगर सच में ऐसे बोलूंगा तो ये ऐसे साउंड करेगा क्या ये एक्टर, तो ये डायलॉग नहीं लगना चाहिए, ये कॉन्वर्सेशन ही लगना चाहिए। ये बहुत बेसिक चीज मेरे दिमाग में थी। तो वो मैं पहले से वो जो लाउड थिएटर वाला, ऑफ कोर्स किसी फॉर्म की वो रिक्वायरमेंट होती है, हाँ, सही बात। तो फिर वो इवॉल्व होते गया कि वैसा। और जब स्क्रीन पे काम किया, जैसे मैंने कहा कि तब्बू जी का जो एक्सपीरियंस था, तो ऐसे जैसे जैसे लोगों के साथ, ये खुद हम सीरियल करते तो रोज कैमरा फेस करने मिलता है, तो पहले गालियां पड़ी कि अरे ये क्या कर रहा है, इतना आंख मत हिला, इतना ये मत कर। तो वो सारी टेक्निकल चीजों को सीखते अपना क्राफ्ट अच्छा ऐसे हम डिलीवर कर सकते हैं। जब वो कैमरा के सामने हम कंफर्टेबल हो जाते हैं कि वो कैमरा है, ऐसा हमें एहसास नहीं रहता, लेकिन एक बैक ऑफ द माइंड रहता है कि कैमरा भी है टेक्निकल चीजों के लिए। तो फिर मुझे लगता है कि मीडियम से फिर कुछ अप्रोच चेंज नहीं होता, वो बस कैरेक्टर होता है। आई बिलीव इन इंटरनलाइजेशन, कि कैरेक्टर अंदर क्या सोच रहा है, कैसे उसके, वो प्रिपरेशन, वही अप्रोच होता है। बाकी मीडियम तो हर मीडियम की डिफरेंट ब्यूटी है, तो वो या सिद्धार्थ, अभी जो सीरियल चला गुम है किसी के प्यार में, वो बड़ा टॉप रेटिंग में है। तो लॉकडाउन के बाद ये मेरी पहली हिंदी सीरियल थी। उसमें एक विलन का रोल मुझे था, नेगेटिव लीड मैं कर रहा था। तो वो किरदार एक कुछ वो किरदार ने बहुत कुछ दिया है मुझे, मतलब क्यों क्या दिया है, तो पहली बात तो बहुत हैप्पीनेस दिया है, क्योंकि वो सीन्स जो है वो मैं बहुत इम्प्रोवाइज करके करता था। मुझे वो लिबर्टी उस सेट पे मिली, हाँ, मेरे डायरेक्टर से, प्रोड्यूसर से, कि वो सीन अगर इतना आता था, हमारे राइटर जो एक बहुत ही इंटरेस्टिंग बना के देते थे, उसमें मेरे इनपुट्स डाल के इम्प्रोवाइज करने का मुझे लिबर्टी थी। तो इसलिए वो कैरेक्टर मैंने खुद बहुत एंजॉय किया है, और वो फॉर्चुनेटली वो बहुत फेमस भी हुआ, वो सीरियल फेमस है।
तो वो इंटरेस्टिंग एक्सपीरियंस है। जगताप करके मेरा कैरेक्टर था, तो वो विलन है उसमें जो, और उसकी एक जर्नी दिखाई है। वो 2-3 बार उसको सीरियल में वापस लाया गया। तो वो पहले विलन था, फिर अच्छा हो गया, फिर एक अलग एक इमोशनल ट्रैक। सो एक मुझे खुशी है कि उसका एक पूरा सर्कल कंप्लीट हुआ, उस कैरेक्टर की पूरी जर्नी मुझे एक्सप्लोर करने का मौका मिला। इम्प्रोवाइजेशन जो होता है वो होता है उस बेस पे जहाँ पे राइटर ने उसको लिख के रखा हुआ है, डायरेक्टर ने जहाँ पे सोचा उसके आगे का, इसके आगे तो एज अ एक्टर आप जब उसमें इनपुट डालते हो तो क्यों डालते हो? क्या लगता है कि यार इससे और बेटर हो सकता है, या आपके अपने एक्सपीरियंसेस, अपनी पर्सनैलिटी उसमें इन्वॉल्व होती है? मुझे लगता है कि तुमने कुछ जो चीज़ें देखी है, महसूस की है, ऑब्जर्व की है, कहीं सुनी है, वो सारी चीज़ें कहीं ना कहीं काम आ जाती है। तो जैसे इसमें मैं कुछ गाने गाता था ऐसे ही, तो वो हमारे गांव के गाने, अच्छा, तो वो मैं बीच में कुछ भी बोल देता था ये करके, उससे वो किरदार सिर्फ विलन नहीं रहा, वो एक ऑथेंटिक बन गया, वो पूरा हो गया उन चीजों की वजह से। मतलब इम्प्रोवाइजेशन भी था और ऑब्जर्वेशन भी था Observation भी था। जो कि वो बड़ा उसको रियलिस्टिक फॉर्म में ले आया कि ऐसे किरदार होते हैं। और मुझे नहीं मालूम था कि मैं वो चीज कहीं यहाँ इस्तेमाल कर पाऊंगा। मतलब पर मैं कुछ कर रहा था कि यार नहीं यार, इधर कुछ आना चाहिए, मैं एंट्री सिर्फ ऐसे नहीं ले सकता। तो कहीं मैंने ये सुना था, मेरे नाना ने उनके बचपन में कहीं वो सुनी हुई एक 2-4 लाइनें थी कि सफेद मलमल रायली गरियन टोपी आली मजा कानावरी। तो ये कहीं का गांव में ऐसे फोक सॉन्ग का एक ये है, तो मैंने वो ले लिया बीच में, और उसमें फिर उसके साथ खेल के वो पूरा सीन बन गया और वो बहुत पसंद आया ऐसा। तो मुझे लगता है कि ऐसे कुछ बहुत ही बेसिक चीजों की वजह से वो कैरेक्टर और रियल लगने लगता है, या उसको एक पर्सनालिटी आने लगती है। ऑफ कोर्स राइटर ने एक कैरेक्टर इमेजिन किया होता है स्टोरी के फ्लो में, डायरेक्टर उसको एक दिशा में लेके जाता है, लेकिन मुझे लगता है कि एक्टर अगर उसमें कुछ कंट्रीब्यूट करके उसको और ऑथेंटिक और रियल बना सकता है तो वो करना चाहिए। आपने रीजनल सिनेमा किया मराठी, हाँ जी, और हिंदी तो आप काम कर ही रहे हैं, हाँ जी, लेकिन मराठी सिनेमा भी अपने आप में बहुत रिच है और वहाँ पर जो कंटेंट बनता है वो बहुत अलग तरह से बनता है आज भी, सही है ना, जिसमें कि क्रिएटिव फॉर्म और आर्टिस्टिक फॉर्म को बहुत अलग वैल्यू दी जाती है। यहाँ पे कमर्शलाइजेशन थोड़ा सा ज़्यादा हो जाता है। आप किस नज़र से देखते हो दोनों इंडस्ट्री को? तो मुझे ऐसा कुछ नहीं है, वो तो यार मराठी मातृभाषा है, वो तो प्यार है, लेकिन ये भी, लेकिन एक एक्टर के लिए मुझे लगता है सिर्फ अपॉर्चुनिटी होती है कि हर लैंग्वेज में मैं काम करना चाहता हूँ। हिंदी में ऑफ कोर्स तुम्हारा काम बहुत ज़्यादा पहुँचता है, पूरे भारत में पहुँचता है, और मराठी रीजनल सिनेमा है, लेकिन मराठी सिनेमा भी अभी बहुत जगहों पे देखा जाता है, जैसे आपने कहा कि वो रिच है, कंटेंट रिच है, लेकिन मुझे लगता है कि मैं एज एन एक्टर बस ये देखता हूँ कि मुझे दोनों जगह काम करना है। बट जो लैंग्वेज का होता है ना, एक बोलते हैं ना मदर टंग की बात आती है, तो फिर एक कहने का, बोलने का, सोचने का तरीका बदल जाता है। राइट। तो वो कितना वो तो है ही ना, वो तो ब्यूटी है ही। मैं सोचता ही हूँ मराठी में, वो तो मैं बदल नहीं पाऊंगा कभी, क्योंकि मेरी मातृभाषा है। तो मेरी मातृभाषा में मुझे इम्प्रोवाइज, मतलब मैं बहुत अभी टेक्निकल चीज आपको बताता हूँ एक एग्जाम्पल देके। जैसे मैं मराठी में काम करता हूँ या तो मैं बहुत इम्प्रोवाइज कर पाता हूँ, बिकॉज लैंग्वेज का कोई बैरियर नहीं है, ठीक है। लेकिन जब JNU में कुछ एक मिर्जापुर का कैरेक्टर मुझे करना था, और भाषा पहली मेरी फर्स्ट लैंग्वेज नहीं है, तो मेरा अप्रोच ही यही था कि मेरी प्रोसेस ये है कि मैं रट के नहीं बोलता हूँ, मैं इन द फ्लो, इन द मोमेंट रह के बोलता हूँ। तो जिसका मेन सपोर्ट है मेरी लैंग्वेज, तो मैं उस भाषा में इम्प्रोवाइज कर सकूं, ऐसे लैंग्वेज के बीच में जो ब्रिजेस होते हैं, जो गैप फील करने के लिए, वो ब्रिजेस सीख लूं, कि मुझे वो डिफिकल्टी ना रहे कि मैं दूसरी भाषा में काम कर रहा हूँ। वो भाषा अपनानी पड़ती है और वो बहुत रियल लगे, वो साउंड रियल हो। मराठी तो अभिमान है, प्राइड है, उधर तो काम करना ही है, लेकिन ऑफ कोर्स हिंदी भी है, दूसरी भाषाएं भी है। और मुझे लगता है एक्टर ने बहुत न्यूट्रल रहना चाहिए किसी भी भाषा के लिए, किसी भी मीडियम के लिए। राइट। ओके। टीवी में कहते हैं कि एक्टर को ना बड़ा ऑपरेटिव हो जाता है, क्योंकि एक सेम कैरेक्टर रोज करना होता है, तो एक सेंस ही चले जाता है एक एक्सप्रेशन का, नए तरीके से करने का, और उसमें चैलेंज रहता है ऑडियंस के सामने अपनी जगह बनाए रखने का। तो उसमें आपका अप्रोच कैसा रहता है? एक डेली रूटीन सा हो जाता है या उसमें भी? हाँ जी, डेली रूटीन होना बहुत स्वाभाविक है। राइट। क्योंकि वो शेड्यूल ही वैसा है कि आओ, सुबह मेकअप लगाओ,
सीन आते हैं, सीन करो, घर जाओ। 10 सीन, 15 सीन, 12 सीन, कुछ भी, उसका कुछ लिमिट नहीं होता है। लेकिन फिर तुम उसको एक्सक्यूज नहीं दे सकते कि यार ये तो उस मीडियम की वो रिक्वायरमेंट है, तुम एक्टर हो, तो वो मोनोटोनी ब्रेक करना इज योर रिस्पॉन्सिबिलिटी। वो कोई भी नहीं बताएगा तुमको कि ये तुम, अरे नहीं ये मोनोटोनस हो रहा है। तो मुझे लगता है वो एक अवेयरनेस होना एज एन एक्टर कि यार ये मोनोटोनस हो रहा है या ये मैं कन्विक्शन के साथ नहीं कर रहा हूँ। तो इसमें सिर्फ वो अवेयरनेस काम आती है और कन्विक्शन काम आता है कि कभी कभी कुछ ऐसे सीन्स डिलीवर करने पड़ते हैं कि जिसमें कुछ नहीं है, वो एक रूटीन सा सीन है, या कुछ ऐसी चीजें करनी पड़ती है कि ये हमें रियल नहीं लगता। अगर तो सिर्फ कन्विक्शन के साथ, अवेयरनेस के साथ उसे डिलीवर करते रहना, क्योंकि ये तुम्हारे लिए कोई करेगा नहीं। तो उसको सरेंडर होना कि यार अभी वो तो रूटीन हो चुका है, ये अप्रोच गलत है एक्टर का। अगर आप कर रहे हो तो अपनी मर्जी से कर रहे हो, और तो फिर तुम्हारी रिस्पॉन्सिबिलिटी, अगर तुम्हारा प्यार है, अगर तुम्हारा काम, तुम्हारा धर्म है, अगर तो नहीं, तो फिर दैट इज योर रिस्पॉन्सिबिलिटी कि तुम ये एक्सक्यूजेस नहीं दे सकते यार अभी तो मोनोटोनस हो गया है ये। तो तब उसमें कुछ नया ढूंढना या कुछ सीखते रहना या कुछ करने की कोशिश करते रहना इज योर रिस्पॉन्सिबिलिटी, आई बिलीव। जैसे किसी और बिजनेस में, प्रोफेशन में या जॉब में होता है ना यार कि यार इतने में तो इतना ही मिलेगा यार, इतने काम में तो इतना ही हो पाएगा। तो एज एन एक्टर कभी ऐसा होता है कि यार मैंने यार फिल्म में इतना पैसा लिया था, फिल्म में ये नाम मिलता है, अब टीवी में तो इतना ही मिलेगा यार, कभी कलाकार कम कर पाता अपने आप को? मुझे नहीं लगता यार, मतलब कभी कभार सीरियल में ऐसा हो सकता है, आई बी ऑनेस्ट, कि एक आध दूसरा सीन हो जाता है, उतने कन्विक्शन के साथ नहीं हो पाता, ये होता है, ये हो सकता है, लेकिन वो अप्रोच नहीं हो सकता जिसका पैशन है उसका, वो तो देगा वो तो, क्योंकि यार वो पसंद है, वो काम है, तो कैमरा के सामने है, सीन आया है, तो वो तो डिलीवर एक्टर करता ही है, मुझे लगता है। मतलब सीन के पहले तक वो मोनोटोनी में हो सकता है, लेकिन जब एक्शन होता है, मुझे लगता है कौन सा भी जो एक जेन्युइनली काम करने वाला एक्टर है वो कभी खराब परफॉर्म नहीं करेगा, जानबूझ के इसका नहीं है, इसका क्या करना है। अगर ऐसा हो रहा हो कहीं तो वो गलत है, और इसलिए शायद फिर टिक भी नहीं पाएगा, 200% नहीं टिक पाएगा, बिल्कुल नहीं पाएगा। ओके, ये जो फिल्म की आपने अभी JNU, इसमें ना बहुत ही मल्टी स्टार लोग थे और मल्टी टैलेंटेड लोग थे। मतलब हर किसी की बात करें, पीयूष मिश्रा जो कि थिएटर में अपना एक नाम रखते हैं, फिल्मों में आते हैं तो अलग छाप छोड़ते हैं, मतलब वो तो हर चीज में निराले ही आदमी है, बातचीत ही कर लो तो मजा आ जाता है। सही है। उनसे कैसा वास्ता रहा आपका? उनके देखो, ये जो विजयराज जी है या रवि किशन जी है या पीयूष जी है, इनके सीन्स जो है ये थोड़े सीन्स है, बहुत ही ज्यादा इंपॉर्टेंट और बहुत ही ज्यादा इम्पैक्टफुल सीन्स है। बाकी तो हम सब स्टूडेंट्स है फिल्म में। तो पीयूष जी का एक किस्सा ऐसा है कि मैं मुंबई जब आया था तो मैं आरे के इधर वॉक को जाता था सुबह, और वहाँ पीयूष जी भी मुझे एक बार दिख गए। वहाँ घर है उनका? हाँ है, राइट। तो वो वॉक को मुझे दिख गया, मैं पहली बार गुलाल, वासेपुर ये सब देखा हुआ और उनको मैं सामने देख रहा था, तो आई वॉज वेरी हैप्पी, स्टार स्ट्रक। और वो अपना ये कर रहे थे, तो मैं 15 मिनट रुका था सिर्फ उनका वॉक कंप्लीट होने के बाद उनको सिर्फ गुड मॉर्निंग बोलने के लिए। मुझे सिर्फ गुड मॉर्निंग बोलना था, बिकॉज वो हमने उनका काम देखा है, वो प्यार है, उनसे बहुत सीखते हैं हम, तो वो शख्सियत हमारे सामने थी, तो मैं तो बहुत उनके लिए रुका था। और कट टू कुछ सालों बाद उनके साथ सीन करने का मौका मिलने वाला था। वो सेट पे आए तो मैंने उनको ये सब बोला कि सर आई एम वेरी एक्साइटेड वगैरह। वो बहुत चिल थे, फिर बहुत कुछ बातें हुई उन्होंने जो बताई, तो बहुत ही इंटरेस्टिंग इंसान है, बहुत ही इंटरेस्टिंग इंसान है। मतलब उनको अगर सिर्फ आप ऑब्जर्व करो, उनकी बातें सुनो, तो ही तुम बहुत सारी चीजें, बहुत सारे डिमेंशंस खुल जाते हैं, ऐसी बातें करते हैं, बहुत मजा आता है। और ऑफ कोर्स सीन, उनके जो 2 सीन्स हमारे साथ थे, वो सीन में उनके साथ एक क्राफ्ट में कंट्रीब्यूट कर पाना, उधर स्क्रीन शेयर कर पाना, तो वो बहुत ही अमेजिंग एक्सपीरियंस है। मतलब मैं वो, आप समझ सकते हो कि 15 मिनट उनके लिए रुका था और कट्टू उनके साथ काम कर रहा था 1-on-1, तो वो मेरे लिए बहुत हैप्पी मोमेंट था। मैं सीख ही रहा था, मजा आ रहा था। और जैसे सामने वाला एक्टर बहुत अच्छा होता है, तो वो सीन करने में और ज्यादा मजा आता है, और ज्यादा मजा। तो कुछ सीन हम जब कर रहे थे तो थोड़ा इधर उधर हो गया, तो वो उन्होंने थोड़ा इम्प्रोवाइज किया, तो हमने थोड़ा इम्प्रोवाइज किया, तो वो बन गया, तो मजा आ गया।
और विजय राज है, उनका अपना एक टिपिकल स्टाइल। सही है। तो उनके साथ भी सीन्स रहे आप? उनके साथ सीन एक ही है मेरा। और वो भी कुछ सीन में करने जैसा कुछ नहीं है। मैं बताऊँ, एक्टर कुछ एक्सचेंज करने के लिए ज्यादा कुछ इंटरेस्टिंग सीन नहीं है, वो एक इंफॉर्मेटिव सीन है, इंपॉर्टेंट सीन है। लेकिन ऐसे वो सीन के पहले हम उनके साथ ही बैठे थे, तो उनके सब किस्से, रवि किशन जी थे, तो उन दोनों ने एक साथ काम किया था, तो वो एक दूसरे के साथ जो किस्से शेयर कर रहे थे अपने, तो वो एक उन्होंने बहुत साल इंडस्ट्री में दिए हैं, बहुत कुछ देखा है, और इतने बढ़िया एक्टर्स हैं, तो उनके पास क्या क्या होगा। तो वो किस्से जो है, अच्छा, उन किस्सों से ये पता चलता है कि अपने साथ जो हुआ बहुत कम हुआ है, इनके साथ तो बहुत कुछ हुआ है, ऐसा समझता है। ज्यादा जी रहा है। हाँ। और वो फिर इंस्पायरिंग लगता है ना वो यार। और फिर हम आउटपुट देखते हैं, उनका एक सीन करने वो आते हैं, एक दो सीन, लेकिन नजर हटती नहीं उनका इम्प्रोवाइजेशन, उनका सिर्फ होना, वो एक्सपीरियंस ही बताता है। एक बात और मैंने देखी, आपके साथ शेयर करूंगा, और आप अगर उसमें बताएंगे मुझे, जब भी इन लोगों से मिलो, ये जो लोग हैं जो एस्टेब्लिश हैं, आज बहुत बड़े स्टार बन गए, ये जब भी अपने संघर्ष के दौरों की बात करते हैं तो मस्ती मजाक में करते हैं, मस्ती में ही करते हैं, वो बहुत मजाक उड़ाते हैं, बहुत मस्ती में करते हैं। और जिस चीज को हम लोग स्ट्रगल समझते हैं उसको ये मजा लेके सुनाते हैं। एग्जैक्टली। ये कैसे कर लेते हैं ये लोग? पर मुझे लगता है वही है ना। आज मैं 9 लोगों के साथ वाला जो मेरा छोटा सा है, वो मैं तो स्ट्रगल भी नहीं कहूंगा उस चीज को, तो मैं तो हंसी रहा हूँ यार, 9 लोगों के बीच में सो रहा था, तब वो बड़ा लगता है। लेकिन मैंने जैसे बोला कि वो जो घर में कम रहना था, बाकी काम ही अट्रैक्ट करना था, तो मुझे लगता है कि यार हमारा प्यार काम है, तो हम काम करते रहते ये दिनों, फिर तो वो उन पे हंसेगी ही ना मन में। और मुझे लगता है वही अप्रोच होना चाहिए। मैंने बहुत स्ट्रगल किया, ये किया, वो अप्रोच मुझे लगता है गलत है, कि वो जरूरी था, तुमने कर लिया, अब जो हो गया उसके बारे में क्यों बोल रहे हो, हंस दो उसके ऊपर। राइट। अब जो आगे की आपकी प्लानिंग्स हैं, या जो आपकी सोच है, वो क्या कहती है? कहाँ, किस दिशा में जाना है आपको? कलाकार एक खोजी होता है। हाँ जी। किस दिशा में जाना है, दिशा तो खैर पहले से ही मुझे पता थी कि यार ये करना है। ये मैं फॉर्चुनेट समझता हूँ कि मुझे बहुत जल्दी पता चल गया कि मुझे जिंदगी में करना क्या है। अब जो मुझे पता चल गया है कि मुझे एक्टिंग पसंद है, मुझे ये कला में ही कुछ करना है, तो बहुत सारे लोगों ने ये भी बोला था कि ये तुम कर तो रहे हो, लेकिन ये बहुत ही डिफिकल्ट है, ये इसमें हार्ट ब्रेक होने की पॉसिबिलिटी बहुत ज़्यादा होती है, बहुत बार एक एक्टर को रिजेक्शन झेलना पड़ता है, किसी भी और प्रोफेशन में जितना झेलना पड़ता होगा, क्योंकि हम हर प्रोजेक्ट के बाद ऑडिशन होता है, हर वो सिलसिला ख़त्म नहीं होता एक मुकाम तक। तो मुझे लगता है रेलिवेंट रहना, बहुत शिद्दत से काम करते रहना, और हर एक्सपीरियंसेस से सीख के समृद्ध होके आगे बढ़ते रहना चाहिए, वो मैं कोशिश करता हूँ। हर प्रोजेक्ट में कुछ गलतियाँ होती हैं, एज एन एक्टर कुछ होती है, एक इंसान के बतौर होती है, और उन सारी गलतियों से मैं सीखता हूँ, हर कोई सीखता है, और फिर अगले प्रोजेक्ट में वो सुधारने की कोशिश करता हूँ, वही चल रहा है। कभी किसी डायरेक्टर से या किसी सीनियर से कोई डांट पड़ी या फटकार लगी? इनिशियल डेज में बहुत हुआ है, बहुत हुआ है। तब कैसा लगा था? तब मैं बहुत रोया था, बहुत रोया था मैं। मतलब एक कुछ सीन कर रहे थे और कुछ चीज हुई थी, और जिसमें मेरी कुछ गलती नहीं थी, एक टेक्निकल चीज थी, लेकिन लाइट जा रही थी, तो वो मैजिक लाइट होता है, या उनको बहुत मिनट्स निकालने थे, उसका प्रेशर था, तो उन्होंने मुझे बहुत डांट लगाई थी। जब मैं जंगल में जाके रोया था, उधर हम जंगल में ही शूट कर रहे थे, तो जाके, पर ठीक है, वो तो एक्सपीरियंसेस होते ही है, उससे हम सीख जाते हैं, थोड़े स्ट्रांग होते हैं और अवेयर होते हैं। कुछ डांट जो पड़ती है वो बहुत ज़रूरी भी होती है कि जो कुछ, लेकिन मुझे लगता है कि तरीका होता है किसी को समझाने का। तो अगर मेरे साथ वो चीज़ हुई है, तो मैं इससे क्या सीखा हूँ कि मैं अगर किसी को कुछ भी बताना चाहूँगा, अगर उस मुकाम पे होऊंगा कि मैं, मेरे से जो नया है उसको अगर मैं कुछ बताऊंगा, तो वो मेरा तरीका बहुत अलग होगा, क्योंकि मैं नहीं चाहता कि जो मैंने झेला है जो वो हाँ, दिल टूटना नहीं चाहिए। वैसे उनको सिखा सकते हो आप, अच्छे तरीके से बता सकते हो, तो मैं तो वो करने की कोशिश करूंगा।
चलिए, मतलब उस Bitter नहीं होगा मैं। हाँ, उसका उतना हाँ better जी, नहीं हाँ होगा। अभी आप जो प्रोजेक्ट करने वाले हैं या कर रहे हैं वो कौन कौन से हैं? एक मैं मराठी फिल्म कर रहा हूँ, तो और एक मैं हिंदी फिल्म कर रहा हूँ, और मराठी फिल्म की एक प्रिपरेशन चालू है जिसको मुझे एक फिजिकल ट्रांसफॉर्मेशन करना है। वो भी बहुत ही एक इंटरेस्टिंग सब्जेक्ट है, ऐसा रोल मैंने किया नहीं है। उसमें एक्शन भी है, तो एक्शन भी मैंने बहुत बेसिक सा एक्शन किया हुआ है, तो उसमें वो बहुत ज़्यादा एक्शन है, 12-15 एक्शन सीन्स और वैसा है। तो अभी तो उसकी प्रिपरेशन चल रही है। और दूसरी बात, मैं थिएटर करता रहता हूँ, तो मेरा अभी एक सैड सखाराम ये आविष्कार का एक प्ले चालू है, तो अभी उसके शोज चालू है। तो मतलब एक काम ऐसा करना है जिसके लिए अभी काम नहीं करना है, आपने छुट्टी ली हुई है बॉडी बनाने की। हाँ जी, हाँ जी, तो ये काम करना पड़ रहा है। हाँ जी, ये काम करना पड़ रहा कितनी देर करते हो ये काम? है। ये तो यार मैं दिन में अभी 2 बार कर रहा हूँ। ओके। सुबह मतलब एक रिजीम बना के दिया है, ट्रेनर्स है, और वो बहुत स्ट्रिक्ट है कि 3 महीने में 4 महीने में वो बनाना ही बनाना है। अच्छा। तो वो बहुत स्ट्रिक्ट डाइट, स्ट्रिक्ट वर्कआउट रिजीम, बट बहुत ही इंटरेस्टिंग है। मुझे ऐसे ही चाहिए था, किसी रोल के लिए मैं बॉडी बनाऊं, तो अभी बन रही है, देखती है। ठीक है। तो अब ये जो एक चेंज आया है पूरा का पूरा इंडस्ट्री में कि अब ना कैरेक्टर को वाकई क्रिएट किया जाता है, बनाया जाता था। सही। पहले क्या होता था, एक्टर जैसा है वैसे ही रख दो उसको, लेकिन अब एक्टर जैसे आमिर खान ने भी अपनी बॉडी पे वर्क किया, कई फिल्मों में कई लोगों, शाहरुख खान ने भी किया, अब आप भी कर रहे हो, Right. राजकुमार राव कर चुके हैं। Right. तो ये जो एक नया फॉर्म आया है, इसको आप किस तरह से देखते हो? ये मुझे लगता है इवॉल्व हुआ है ये, और मुझे लगता है कि ये बहुत ही फैसिनेटिंग है, क्योंकि हम अगर फिजिकल ट्रांसफॉर्मेशन करते हैं या कुछ और वर्कशॉप्स करके एक कैरेक्टर बनाते हैं, तो हम उस कैरेक्टर के और करीब जा रहे हैं और हम उसको रियलिस्टिक बना रहे हैं। सिर्फ मैं ये हूँ बोलने से अच्छा वो सिर्फ दिख रहा है डायरेक्टली कि मैं अगर वॉरियर हूँ, तो ये बोलने की ज़रूरत नहीं पड़ रही है, दिख रहा है कि ये वॉरियर है अगर फॉर एग्जांपल। तो मुझे लगता है कि ये अगर हो रहा है तो ये बहुत अच्छी बात है, बहुत अच्छी बात है। इससे हम हमारा क्राफ्ट जो है वो और सुंदर बना रहे हैं और जेन्युइनली उस क्राफ्ट के लिए मेहनत ले रहे हैं। और सिर्फ बॉडी नहीं, तो वर्कशॉप्स होते हैं अभी, या बहुत कैरेक्टराइजेशंस होते हैं, इम्प्रोवाइजेशंस होते हैं। तो मुझे लगता है ये जो प्रोसेस है ये बहुत ही एनरिचिंग प्रोसेस है। और वो गुलजार साहब की लाइन है कि सफ़र का मज़ा मंजिल में नहीं बल्कि खुद सफ़र में है। तो ये प्रोसेस जो है ना, ये सफ़र जो है, ये एनरिचिंग होते जा रहा है उससे, और अल्टीमेटली उससे प्रोडक्ट अच्छा ही होगा। इसका कुछ नुकसान तो नहीं है। बॉडी बना लिया, एक कैरेक्टर को रिक्वायरमेंट है, तो वो दिखेगा तो खूबसूरत ही ना अल्टीमेटली। तो जब कोई व्यक्ति फिल्मी पर्दे पे आ जाता है, टीवी पे आ जाता है या देखने लग जाता है, तो स्टार बन जाता है, अपने शहर का, अपने मोहल्ले का, अपने घर का। तो अब जब कभी घर पे बैठ के आपस में बातचीत होती है, तो जो नाना ने हेल्प की थी कभी फैंसी ड्रेस में, या जो पापा ने बोला था जाओ वर्कशॉप कर ले, तो वो डिस्कशन निकलते कि यार शुरुआत कब से हुई थी? बहुत निकलते हैं ना। और आंखों में उनके वो एक सेटिस्फैक्शन, एक खुशी, एक हैप्पीनेस वो दिखाई देता है। और वो यार प्राइसलेस है कि उन्होंने जो सपोर्ट किया था उसका अगर थोड़ा थोड़ा कल्मिनेशन सक्सेस में हो रहा है, तो उनके आंखों में, माँ के आंखों में, पापा के आंखों में, नाना के आंखों में हम जो खुशी देखते हैं वो बहुत सेटिस्फाइंग है। तो जो आपने वर्कशॉप की वो अब वर्क कर रही है और पूरी पूरी उसकी वसूली हुई है। और ऐसे ही आप आगे भी काम करते हैं, एंटरटेन करते हैं। थैंक यू सो मच, इट वाज प्लेजर, थैंक यू। तो मेरे साथ है सिद्धार्थ बोड़के। बहुत अच्छी अच्छी बातें निकल के आई हैं वीडियो से। पहली बात तो ये है कि अगर आप शुरुआत करने वाले हैं तो उसको एक शौक की तरह भी कर सकते हैं। जैसे उन्होंने सिर्फ वर्कशॉप की लेकिन पढ़ाई नहीं छोड़ी, बाकी चीजें नहीं छोड़ी। आप उसको वैसे ही शुरू करिए, उसको इनिशियल डेज में पहले शौक की तरह लाइए, फिर आपको खुद क्लियर हो जाएगा वो पैशन है कि नहीं है। अगर होगा तो मौके भी बनेंगे और आपको मजा भी आएगा। और उसके बाद जब आप सक्सेस अपनाना चाहते हैं तो आजमाइश तो होगी और तगड़ी होगी। उसके बाद जब तैयारी होगी फिर भी डांट पड़ सकती है, फटकार पड़ सकती है, उसके लिए भी तैयार रहना पड़ेगा, क्योंकि यहाँ पे हर व्यक्ति अलग है, परिस्थिति अलग है। आपके हिसाब से कुछ भी नहीं चलेगा। अगर आप उनको अपनाते हैं तो फिर ये मुंबई भी आपको अपनाएगी जरूर। आपने सिद्धार्थ के काम को किन किन चीजों में देखा और कैसे उनको देखते हैं, कितना पसंद करते हैं, ये कमेंट करके जरूर बताइएगा। अगले पॉडकास्ट में फिर मिलता हूं, तब तक के लिए देखते रहिए, सीखते रहिए, जमे रहिए। ऑल द वेरी बेस्ट।
एक्टर बनने का सबसे आसान तरीका अवार्ड विनिंग एक्टिंग गुरु वीरेंद्र राठौर का बेस्ट सेलर एक्टिंग मेथड स्विच ऑन स्विच ऑफ एक्टिंग मेथड है। इस कोर्स से सीखकर आप भी कुछ ही दिनों में एक बेहतरीन एक्टर बन सकते हैं, जिसे साबित करते हैं इसके अमेजिंग Amazon और Google के रेटिंग्स एंड रिव्यूज। स्विच ऑन स्विच ऑफ एक्टिंग मेथड अभी तक का सबसे सरल और प्रभावी मेथड है, जो आपके समय और महंगी फीस दोनों को बचाता है। स्विच ऑन स्विच ऑफ एक्टिंग मेथड कोर्स बुक आपको Amazon, फ्लिपकार्ट, जॉइन फिल्म्स वेबसाइट पर अवेलेबल है।